दोस्तों, जो पगड़ी के घर में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये खबर है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो है हमेशा लफड़े रहते हैं पुरानी बिल्डिंगों को लेके जो पगड़ी सिस्टम में रहती है। लैंडलॉर्ड बनाने नहीं देता है, टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड के चक्कर में रह जाते हैं। बहुत सालों तक कई बिल्डिंग गिर गए, के लोग मर गए। पिछली बार हमने एक इंटरव्यू में आपको बताया था कि कैसे पगड़ी वाले जो टेनेंट रहते हैं, जब अगर लैंडलॉर्ड बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर लैंडलॉर्ड को टावर बनाना है, किसी को पगड़ी के पैसे खाना है, 33% उन लोग जो पगड़ी के पैसे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ एक सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। लास्ट टाइम हमने आपको हमारे जो कट लास्ट टाइम हमने जो एक एपिसोड बताया था उसमें से हमारे पास जो थे जगदीश मूलचंदानी साहब और उनके बेटे आए थे रवि जगदीश मूलचंदानी। ये कालबा देवी की एक बिल्डिंग है, वहाँ पर जो है कल्याण भवन जो आरजे मार्केट के पास है, उसमें उन्होंने ये ऑर्डर जो है पगड़ी टेनेंट के सपोर्ट में वो ऑर्डर निकाल के लेके आए। उसके बाद वो एपिसोड बहुत अच्छा चला, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। उसके बाद की कहानी कि कैसा ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, क्योंकि लैंडलॉर्ड, डेवलपर, बिल्डर ये सब जो है ये छोड़ने वाले नहीं इतनी आसानी से, वो टेनेंट को परेशान करने वाले ही हैं। और मैं एक आपको खास चीज़ स्टार्ट में बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट तक का जो मैटर गया है और आज जो जीत हासिल हुई है वो एक 10वीं पास एसएससी पास हमारे जगदीश मूलचंदानी साहब है, जिनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, मगर हाई कोर्ट में भी इन्होंने इन पर्सन की एप्लीकेशन दी। वो अलग बात है कि इनको अलाउड नहीं किया गया। बात करते हैं जगदीश मूलचंदानी साहब से। वेलकम टू गली न्यूज जगदीश साहब। थोड़ा सा ये सफ़र बताइए, पर लास्ट का थोड़ा सा एक शॉर्ट बताइए कि क्या था। सफ़र तो बड़ा कांटों वाला था, मगर ईश्वर की दया से न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, मुझे गिराने वाले खुद कई बार गिरे। ये 2022-23 से जो विवाद शुरू हुआ टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, जिसका मेरे पहले एपिसोड में शेख साहब ने इंटरव्यू लिया था, जिसमें हम लोगों ने बताया कि रिट पिटीशन, हाई कोर्ट की रिट पिटीशन 4629 ऑफ 2024 में हम लोगों ने एक लैंडमार्क जजमेंट लाए, जिसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने सेक्शन 79A में अब माडा एक्ट में जो नया अमेंडमेंट किया था 2022 में, जिसके अंतर्गत सेक्शन 79A1A में पहला 6 महीने का चांस मिलता है लैंडलॉर्ड को रीडेवलपमेंट करने का। और उस एपिसोड में ये भी बताया गया था कि रीडेवलपमेंट मतलब टेनेंट मालिक बन जाते हैं। अगर उसके बाद 79A1A में अगर लैंडलॉर्ड रीडेवलपमेंट नहीं करता तो माड़ा को दूसरा चांस टेनेंट को देना रहता है 79A1B में। उसके अंतर्गत हमको 79A1B में अपॉर्चुनिटी दी माड़ा ने, और हम लोगों ने एक लैंडमार्क जजमेंट लाए। पूरे बम्बई और महाराष्ट्र के जितने भी पगड़ी टेनेंट के जो त्रस्त टेनेंट हैं उनके हित में एक लैंडमार्क जजमेंट था कि जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि टेनेंट्स हैव क्लियरली राइट टू रीडेवलप। रीडेवलपमेंट के बाद में एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनती है और हम मालिक बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। अब ये सफ़र 79A1B में हमने जो ऑर्डर लाए, उसके बाद मेरे ऑर्डर को लैंडलॉर्ड ने 30 दिन के अंदर ही हाई कोर्ट में चैलेंज किया, रिव्यू पिटीशन फाइल करके। यानी मैं आपको बता दूं कि जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड का, मेरे ख्याल से आप ही खुद बताइए पहुँचने सब, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूं। जी, तो आप बताइए कि क्या वजह थी कि ये हुआ था, मतलब छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ में, कि आप लोग का लैंडलॉर्ड और इसका डिस्प्यूट क्या था, और लैंडलॉर्ड कौन थे। हमारे लैंडलॉर्ड थे श्री सत्येंद्र पाल सिंह आहूजा और जी। उनके स्वर्गस्थ पिताजी श्री सुरजन सिंह आहूजा। जी। अब सुरजन सिंह आहूजा जी के देहांत के बाद में जो उनके सुपुत्र थे श्री सत्येंद्र पाल सिंह आहूजा, न उन्होंने बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया, न बिल्डिंग को मेंटेन कर रहे थे, ऊपर से उन्होंने इलीगल इरेक्शन कंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशंस किया था। इससे भी सबसे बड़ी जो चीज़ उन्होंने की, उन्होंने 2012 से बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स और रिपेयर सेस जो कि हमारे रेंट में इंक्लूड रहता है, वो हमसे कलेक्ट करने के बाद में 2025 तक भरा नहीं, जिसकी वजह से आज बिल्डिंग ऑक्शन में जा रही है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मिली जानकारी के तहत 1,04,46,954 रुपये अभी तक उन्होंने भरे नहीं है, इंक्लूडिंग पेनल्टी। जी। और BMC सी वार्ड ने
इनके ऊपर वारंट ऑफ अटैचमेंट 20 मार्च को निकाला था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी उसके तहत उनको 25% 3 हफ्ते के अंदर भरना था, जो उनकी अवधि थी 10 अप्रैल तक। तो उन्होंने एक भी पैसा भरा नहीं और 21 अप्रैल 2025 को असेसमेंट एंड प्रॉपर्टी टैक्स सी वार्ड डिपार्टमेंट ने इस बिल्डिंग को ऑक्शन के लिए मार्क लीन करके ओल्ड कस्टम हाउस डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को भेज दिया गया है। अब इसकी चतुर्थीमा जो है ट्रू एक्सट्रैक्ट आने के बाद में इस बिल्डिंग का ऑक्शन होगा। ठीक है, ये ऑक्शन की बात नहीं कर रहा। आपकी जंग कहाँ से शुरू हुई, मतलब वो क्या था? जंग शुरू हुई जो नॉन मेंटेनेंस थी मकान मालिक की, उसके बाद में उन्होंने जो अनधिकृत बांधकाम किया, उसके बाद एग्जॉर्बिटेंट अनशंट भाड़ा मांगना और अनुचित डिमांड करते रहने के बाद में ये इसका कोई निराकरण नहीं आ रहा था। दुकान के अंदर में हमारे लीकेजेस आ रही थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब वो लीकेजेस जो आ रही थी, उन्होंने जो अनधिकृत बांधकाम किए थे उसका जो अननेसेसरी लोड बिल्डिंग पे आया, उसकी वजह से हमको लीकेजेस आ रही थी। और उसका स्पीकिंग ऑर्डर, डिमोलिशन ऑर्डर 24/1/2024 को लाने के बाद आज 18 महीने के बाद में भी बीएमसी माड़ा पे और माड़ा बीएमसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग C1 है, आप डिमोलिश करो, आप डिमोलिश करो। 18 महीने के बाद में भी बिल्डिंग डिमोलिश नहीं हुई। जो अनधिकृत हिस्सा है वो अभी तक ऐसे ही खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बिल्डिंग अभी C1 में चली गई है जी। अब ये जो जजमेंट आया हमारा, उस जजमेंट के आने के बाद में एग्रीड एंड डिससेटिस्फाइड होके मकान मालिक तुरंत रिव्यू पिटीशन में चले गए। जी। उन्होंने हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की। रिव्यू पिटीशन L39002 ऑफ 2024, जो कि उन्होंने 20 दिसंबर 2024 को फाइल की। ये रिव्यू पिटीशन फाइल करने के बाद में डिवाइड एंड रूल का सिद्धांत चालू हो गया, जो कि अक्सर मकान मालिक करते हैं। मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि एक है तो सेफ है, और उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने टेनेंट को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। नतीजा ये आया कि रिव्यू पिटीशन बोर्ड पे आने पर मेरे साथ एक भी टेनेंट नहीं था, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई। ये परिस्थिति आने के बाद में मैंने एक ही चीज़ सोची। मुझे एक अच्छी फिल्म का डायलॉग था कि जब तक बंदूक में आखिरी गोली होती है जंग जीती जा सकती है। और मैंने खुद पहले इन पर्सन के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई किया, जो कि हाई कोर्ट के किसी क्राइटेरिया में नहीं बैठा, तो उन्होंने रिजेक्ट किया। उसके बाद मैंने एडवोकेट श्री केशव अग्रवाल जी हैं, उनके सुपुत्र श्री तुषार अग्रवाल जी के थ्रू मेरा वकालतनामा और एफिडेविट इन रिप्लाई फाइल किया। मेरा इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन देख के कुछ करीबन 9 टेनेंट दूसरे थे जिन्होंने वकालतनामा मेरे सपोर्ट में दाखिल किया। ऐसे टोटल कितने टेनेंट हैं आपके? बिल्डिंग में टोटल 47-48 टेनेंट थे, उसमें सिर्फ 9 आए। हाँ, और जो पहले ओरिजिनल ऑर्डर था रिट पिटीशन में, उसमें 38 पिटिशनर थे। 29 गए। हाँ, तो जिस तरह से लैंडलॉर्ड ने डिवाइड एंड रूल चालू किया, तो 29 क्या किए? सरेंडर हो गए। अभी ये तो बेस्ट नॉलेज उन्हीं को पता। सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 3 ग्रुप बने। एक जो हमारे साथ रिव्यू पिटीशन में जिन्होंने वकालतनामा पे साइन किया और कहा कि हम सही है। कितने थे वो? 9 लोग थे हमारे साथ में, इंक्लूडिंग अस टोटल 10। कुछ लोग जो सोचते हैं कि लैंडलॉर्ड के साथ जाना सही है, और एक ग्रुप ऐसा था कि जिनको समझ में आया कि जाना कहाँ चाहिए। सिचुएशन इस तरह से क्रिएट की गई कि ऑलमोस्ट जो टेनेंट रिट पिटीशन का जो ऑर्डर हमने लिया दैट टेनेंट्स कैन रीडेवलप, वहाँ पे 38 थे, कि यहाँ पे 3 ग्रुप बना दिए गए इस तरीके से। इसमें कुछ, मैं ये कहना ज़रूरी समझूंगा, कुछ लोग ऐसे अपॉर्चुनिस्ट बने कि ये गाड़ी आगे जाएगी तो इसमें बैठ जाएंगे, ये गाड़ी आगे जाएगी तो इसमें बैठ जाएंगे। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ही कष्ट हुआ, पर जब तक ऊपर वाला मेरे साथ है और साथ रहा, और उन्होंने अंत तक सुप्रीम कोर्ट तक मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे रिट पिटीशन 4629 के बाद में जो रिव्यू पिटीशन थी, वो रिव्यू पिटीशन गडकरी साहब और कमाल खत्ता साहब की बेंच के सामने 23 अप्रैल 2024 को लैंडलॉर्ड को बीइंग अ पिटिशनर वापस लेनी पड़ी। थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे कोर्ट में क्या हुआ था? रिव्यू पिटीशन में जब 23 अप्रैल को
बेंच पे आई मैटर, तब लैंडलॉर्ड की तरफ से उनके सीनियर काउंसिल श्री अनिल साकरे जी थे। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद में गडकरी साहब और कमाल खत्तार साहब की बेंच ने बोला कि आपकी रिव्यू में जो उसके मेन एम्बिट हैं उसमें बैठती नहीं है। कि रिव्यू का मतलब होता है कि इस आदेश में क्या गलती है, व्हाट इज द ब्लैटेंट एरर इन द प्रिसाइज ऑर्डर, यानी पहले वाले ऑर्डर पे जो हाँ, पहले वाले ऑर्डर में क्या खामियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, क्या गलतियां हैं, वो बताया जाए। और ये रिव्यू न बनाकर एक अपील बनाई गई थी मिसकंसीव करने के लिए, मिसलीड और मिसगाइड करने के लिए, जिसको गडकरी साहब ने और श्री कमाल खत्तार साहब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि या तो आप वापस ले लीजिए, वरना हमने अगर डिसमिस कर दिया तो आप इस कोर्ट में आने का अधिकार खो देंगे। इस वजह से श्री अनिल साकरे जी ने लैंडलॉर्ड की तरफ से वो रिव्यू पिटीशन विड्रॉ कर ली 23 अप्रैल 2024। तो कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ? नहीं, उसी अपील इज विड्रॉन, देयरफॉर यानी जज साहब ने क्लियर बोल दिया आप विड्रॉ करो, नहीं तो हमको ऑर्डर पास जी 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 उस आदेश में क्लियर लिखा है, मैंने आपको प्रत भी दी है। 23 रिव्यू पिटीशन 39002 ऑफ 2024। ये विड्रॉल के बाद में फिर एक बार और नया षड्यंत्र खेला गया। आप लोग जानते हैं माड़ा और बीएमसी में काम कैसे होते हैं, मुझे उसकी स्पष्टता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आदेश होने के बाद में 22 मई यानी इस आदेश के करीबन महीने के बाद में माढ़ा ने इस बिल्डिंग को C1 घोषित कर दिया, डेंजरस एंड डिलिपिटेटेड। C1 घोषित किया मतलब बिल्डिंग नीड्स टू बी डिमोलिश्ड। तो वो ऑर्डर लेके वो सुप्रीम कोर्ट गए ताकि वहाँ से कुछ ऑर्डर मिले। बोलिए। अब उन्होंने 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन SLP दाखिल की, जिसका हमको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। अब वो मैटर 24 जून को हमको पता चला कि 25 को सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड पे है। और ऐसे शॉर्ट टाइम पे हम बिल्कुल निहत्थे थे और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। पर फिर डिटेल हमने ई कोर्ट पे चेक करने के बाद में पता चला कि इट इज़ ऑन एडमिशन। तो कंडोनेशन ऑफ डिले और उनकी एडमिशन पे होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से हमारे को इंटीमेशन मिलेगा। तो उन्होंने कंडोनेशन ऑफ डिले कैसे डाला यहाँ? तो फिर ये ऑर्डर विड्रॉ तो किया अभी उनका बैठता ही नहीं था। जब रिव्यू पिटीशन अगर एक बार विड्रॉ कर लेते हैं तो मेरे नॉलेज से उनका अधिकार नहीं रहता है SLP में जाने का। तो फिर भी शायद शायद उन्होंने रिव्यू का जो मुद्दा था वो हाइड करके और डायरेक्ट उन्होंने जो ऑर्डर था 26/11 का उसको डायरेक्ट कंडोनेशन ऑफ डिले करके वो लोग SLP में गए होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। आपको आपके वकील आपको नहीं पता पर क्या हुआ? नहीं, हमारे सुप्रीम में जाने की जरूरत ही नहीं आई ना। 25 को पहले दिन ही बोर्ड पे ही मैटर उनका डिसमिस हो गया है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे ऑर्डर को अनबीटन एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह हमारे टेनेंट के हित में अभी तक कायम रखा है, जिसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। यानी देखा जाए तो हाई कोर्ट, रिव्यू, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जी, मगर ऑर्डर अभी तक वहीं का है। अभी ऑर्डर वही है ना जी कि अगर टेनेंट लैंडलॉर्ड 6 महीने के अंदर बिल्डिंग नहीं बनाता है जी तो पूरे टेनेंट मिलके बिल्डिंग बना के जी माड़ा की हेल्प से जी बिल्डिंग बना के वो बिल्डिंग के अपने फ्लैट के, अपने घर के मालिक हो सकते हैं। फ्लैट, दुकान जो भी है उनके मालिक, जो भी है उनके मालिक बन सकते हैं। तो मनचंद्र जी ये बताइए, इतने सारी चीज़ में आपका डेवलपर कहाँ चले गया? कौन था आपका डेवलपर? हमारे डेवलपर हैं श्री सलीम चौहान जी, ओरिएंटल कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी फिरोजशाह मेहता PM रोड पे उनकी ऑफिस है। उनको हमने इरोकेबल कंसेंट दिया था। तो वो कुछ ऐसा बीच में सेटलमेंट नहीं करा रहे कि सलीम चौहान है और टेनेंट है और लैंडलॉर्ड है और आपको? प्रपोजल हमने डाला 27 जून 2024 को। उस प्रपोजल डालने के बाद में लैंडलॉर्ड तुरंत, क्या था प्रपोजल में? टेनेंट कैन रीडेवलप, NOC फॉर रीडेवलपमेंट का जो मतलब 79A1B में जो हमारा प्रपोजल का जो था वो हमने प्रपोजल डाला आज से 1 साल पहले 27/6/2024 को। वो प्रपोजल डालने के बाद में माढ़ा के कुछ अधिकारियों ने इस तरह से किया कि हमारे को अपॉर्चुनिटी देने की बजाय उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर दिया मकान मालिक को। किसने? माढ़ा ने, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर
जोन 1 तारदेव में। और उसके बाद चीफ ऑफिसर माड़ा हेडक्वार्टर ने लेटर ऑफ इंटेंट भी हमारी बजाय मकान मालिक को इशू कर दिया। क्या रीज़न की वजह से कोर्ट के ऑर्डर ये- इतने आ रहे हैं? ये इन्हीं दोनों ऑर्डर को हमने चैलेंज किया रिट पिटीशन में, और उनको बायस्ड ऑर्डर करके माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमको सही न्याय देते हुए हमारे को ये अधिकार दिया कि टेनेंट को अधिकार है, और उन दोनों ऑर्डर को रद्द किया। अब वो होने के बाद में तुरंत लैंडलॉर्ड रिव्यू में चले गए। अब इस परिस्थिति ऐसे निर्माण हुई कि जो हमारे जो डेवलपर थे श्री सलीम चौहान जी, वो बिल्कुल कुछ करने के स्थिति में नहीं थे। क्यों? बिल्कुल ही समय नहीं दिया ये गया। जो 38 टेनेंट आपने कहे जो आपको सपोर्ट नहीं किया, 29 टेनेंट जो जी। बीच में नहीं, जी, तो वो क्या डेवलपर के साथ मिल गए या लैंडलॉर्ड के साथ मिल गए? ये तो अभी पर्दे के पीछे की कहानी का तो ऐसा समझा जा सकता है कि शायद पीछे इसी तरह कुछ। कौन कर रहा है षड्यंत्र? डेवलपर सलीम चौहान कर रहा है, लैंडलॉर्ड कर रहा है, कौन कर रहा है? अब तक तो आपको पता चल गया। मकान मालिक का तो मैं बिल्कुल बोल Confident सकता बता हूँ सकता हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ में। बाकी अभी पर्दे क्योंकि के पीछे जो भी होगा। मकान मालिक का अगर ये टेनेंसी चले जाएगी तो हम लोग में कहा होता है ना कि अंडा देने वाली मुर्गी चले जाएगी। जी, पर मैं इतना कहूँगा कि छल का फल छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा था, फाइट फॉर राइट, फाइट फॉर जस्टिस। पर ये मेरी कमनसीबी थी कि लैंडलॉर्ड रिव्यू के समय कामयाब हो गए और डिवाइड एंड रूल उन्होंने करवाया, जिसकी वजह से रिव्यू में सिर्फ और सिर्फ मेरे एक अकेले का एफिडेविट एंड रिप्लाई प्लस मेरे साथ जो 9 टेनेंट ने जो वकालतनामा दिया और जिन्होंने मेरे एफिडेविट एंड रिप्लाई को एडॉप्ट किया, इसके साथ मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जो एडवोकेट केशव अग्रवाल जी के इंचार्ज सुपुत्र श्री एडवोकेट श्री तुषार अग्रवाल जी, जिन्होंने जी जान से न दिन देखा न रात और बिल्कुल ही एक प्रिसाइज एफिडेविट एंड रिप्लाई दिया, जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम पे पहुँचे कि रिव्यू उनको सिर्फ एक टेनेंट के रिप्लाई के ऊपर में उनका रिव्यू पिटीशन उनको विड्रॉ करना पड़ा। अच्छा, इसमें मुलचंदानी साहब इसमें मेजोरिटी मैटर्स कर रही है? क्योंकि इसमें मुझे देख के तो मेजोरिटी का तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हर साल जो भी प्रोजेक्ट बनता है उसमें टेनेंट की मेजोरिटी जरूरी थी। जी। अभी आप यहाँ कह रहे 38 थे और सिर्फ 9 पहुंचे, तो मेजोरिटी का कोई फैक्टर नहीं है। रिव्यू में मेजोरिटी का महत्व नहीं होता। रिव्यू में मतलब रिव्यू है, नहीं बोल रहा हूँ, लेटर ऑफ इंटेंट जो म्हाडा ने इशू किया है, हाँ, तो उसमें कोई उसके मेजोरिटी अंदर में 51% टेनेंट का इरिवोकेबल कंसेंट देना रहता है, और हम लोगों ने जो कंसेंट दिया था वो 64 पॉइंट समथिंग था, approx जैसे जो लोग कम 65%। हो गए उन लोग ने भर दिया। लैंडलॉर्ड का हाँ। जो एलओआई मिली थी उसमें उसका टेनेंट के कंसेंट ही नहीं थे। नहीं, अभी ले लिया होगा। नहीं दे सकते। नहीं दे इरिवोकेबल कंसेंट कैन नॉट बी विड्रॉन। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है 2010 का। वंस इरिवोकेबल कंसेंट गिवन, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था। जी जी हाँ। अब ये मैं कहूँगा कि अब हमारे डेवलपर ओरिएंटल कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड श्री सलीम चौहान जी का समय अब शुरू होता है। अगर उन्होंने भी अपने नियमित समय में हमारे को जो जिस मंजिल पे पहुंचना है नहीं पहुंचाया, तो हम टेनेंट उनको नोटिस देके विड्रॉ कर सकते हैं और माड़ा से हम निवेदन कर सकते हैं, या तो हमको दूसरा तो माडा ने डेवलपर। तो अभी लेटर ऑफ इंटेंट उनके नाम पे दे दिया, फिर वो अभी तो रिट पिटीशन में बायस्ड हो गया, biased कैंसिल हो हो गया। तो अभी स्थिति ये है कि आप सरस चल रहे हो, जी बिल्कुल। आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, जी ताकि वो उन्होंने हाई कोर्ट के रिव्यू पिटीशन को मान लिया है ठीक है, और ये कर लिया है। बराबर है। अभी ग्राउंड की स्थिति क्या है? जैसे कि इस लड़ाई में जो वकालत तक खर्चा है वो क्या हुआ? वकालत का खर्चा, रिव्यू पिटीशन का पूरा खर्चा मैंने और मेरे साथ जो मेरे 9 टेनेंट थे, हम लोगों में उसमें से कुछ लोगों ने, नॉट डिस्कस द अमाउंट, हाँ। बट ज़्यादा खर्चा होता है। जो भी हुआ वही हम लोगों ने बेयर किया है। और जो हमारे साथ जो ओरिजिनल रिट पिटीशन में जो 38 टेनेंट्स थे, उनको बार बार बोलने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक उसका शेयर्स नहीं दिया है। तो ये आप लोगों से भी हो सकता है, सावधान रहें, सतर्क रहें और इसके ऊपर सोच विचार कर आगे बढ़े, यही मैं आपसे कहूँगा। हम निराश नहीं हुए, लड़ते रहे, जिसकी वजह से रिव्यू पिटीशन उनको विड्रॉ करनी पड़ी, और जो ग्राउंड्स, जो परिस्थिति निर्माण हुई, उसी को मद्देनजर रखे हुए माननीय
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे ऑर्डर को उचित, योग्य और प्रिसाइज गिना है, जो कि सभी टेनेंट के हित में है। ये एक सबसे बड़ा आदेश है जिसका हम सब पगड़ी वाले जो टेनेंट हैं इसका फ़ायदा लें। इसके साथ महाराष्ट्र सरकार को मैं कहूँगा कि इस सेक्शन 79A1, A1B और 1C में इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। जैसे क्या? जैसे कि कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जो फिजिबल नहीं है, वायबल नहीं है, तो उनको कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन होने चाहिए। इसके लिए तो पूरा साउथ मुंबई डेवलप आधे से ज़्यादा पड़ा हुआ है, जी। छोटी छोटी इसी गलियां वजह हैं। से सी वार्ड से लेके साउथ मुंबई में कई बिल्डिंगें अटकी हुई हैं। और इसके सिवाय भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, यहाँ समय कम है, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं महाराष्ट्र सरकार को अगर कुछ मेरे सजेशन दे पाया और उस पर अगर महाराष्ट्र सरकार ने विचार किया तो डेफिनेटली हमारा डेवलपमेंट इतना होगा। आज हम पूरे विश्व में चौथे क्रमांक पे हैं, तो शायद नंबर 2 तक तो पहुंच सकते हैं। एक सवाल रह गया दिमाग में, क्या टेनेंट एक्चुअली रीडेवलप करा सकते हैं? टेनेंट 79A1B में नहीं, वो तो ठीक है, लॉ है। हाँ, मतलब अगर कैसे डेवलप कराएंगे, उनको क्या नॉलेज है, उनको कैसे? नहीं, उनके पास नॉलेज नहीं होता, तो यही मैं कहना जैसे चाहता आपको हूँ। इन्होंने इसका पैसा नहीं दिया तो पूरी हाँ। बिल्डिंग का पैसा कहाँ से देते आर्थिक हैं? स्थिति नहीं होती है, उसकी नॉलेज FSI नहीं जो होता आएगी, है। उसकी जो मेरे FSI जैसे आएगी, 10वीं पढ़े आदमी को रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक पढ़ाई करनी पड़ती है। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ लॉ? तो ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, संविधान में जो लिखा गया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। मैं अगर कहता हूँ कि आज शनिवार है, आप सैटरडे कह सकते हो, इसको कोई मंगलवार नहीं कह सकता। तो एक्ट में भी जो लिखा है वो फैक्ट है, सिर्फ आपको टैक्ट होना चाहिए और उसके सही तरह बात। आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं श्री मिलेनियम ऑफ द स्टार, श्री अमिताभ जी, जिनका मुझे एक डायलॉग है, अड़े रहो खड़े रहो, तुम मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। सही बात है। मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे कि अभी ये प्रोसेस हो गया, ठीक जी। है, हमने सब समझा दिया कि टेनेंट के हाथ में पावर आ गया। जी, पावर को यूज़ कैसे किया जाए कि सारे टेनेंट मिलके एक वापस डेवलपर को अपॉइंट करते हैं, या जैसा वो प्रोसीजर आपने जाना है कभी कि कैसे बनेगा? यही मैं सपोज लैंडलॉर्ड सरेंडर हो गया, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने कायदा तो बना दिया, मगर उसके बाद में जब टेनेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है तो उनको एजुकेशन देना चाहिए, उनको फंड्स देना चाहिए, उनको उस तरह गवर्नमेंट के के पास खूब फंड नहीं हो, क्या फंड देगी? जो रिपेयर बोर्ड के पैसे नहीं है, इनके पास रिपेयर करने के पैसे नहीं है, टावर बने, क्या? बहुत अच्छा मुद्दा आपने निकाला। मैं इस मुद्दे में यहाँ इस इंटरव्यू में ये भी कहना चाहूँगा कि 27 दिसंबर 2023 को हमको सेक्शन 79A1B का रीडेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी देने के बाद में माढ़ा के अधिकारियों ने 3 हफ्ता के बाद में हमको रिपेयर का एक्सेस अमाउंट 18.5 लाख रुपए भरने के लिए बोला। अब आप एक तरफ रीडेवलपमेंट के लिए बोल रहे हो और दूसरी तरफ 18.5 लाख रुपया आप बोल रहे हो। सेस बिल्डिंग है, अब मकान मालिक ने रेंट रिपेयर सेस और प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरी, इसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। फिर भी हमने निराश नहीं हुए। कुछ टेनेंट की क्षमता नहीं थी, हम बाकी टेनेंट ने 1 महीने से 35 दिन के अंदर 18,50,478 रुपये भर देने के बाद माड़ा हेडक्वार्टर से सिर्फ और सिर्फ 75 दिन में पूरी फाइल की लीगल सेंटिटी अप्रूवल लाने के बाद जून 2024 में रिपेयर की फाइल हमारे EEC2 डिवीज़न में आने के बाद आज 12 महीने के बाद रिपेयर नहीं हो रहा है और माड़ा अपने C1 लिस्ट में डाल दिया है और बोल रही है हम बिल्डिंग को ज़ीरो कर देंगे। अब ये और एक नया महाभारत खड़ा होगा हमारे जैसे टेनेंट के लिए। महाराष्ट्र सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार है, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले और इसके ऊपर तुरंत हमारे हित में, जनहित में ऐसा कुछ माइलस्टोन जजमेंट दें या ऐसा कोई आदेश पारित करें जिससे हम जैसे लोगों को कोई निराश न होना पड़े। और इसके लिए मैं श्री सलीम शेख साहब का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि जनता के हित में ये
पूरी जो नेक्सस है, पूरे मटेरियल जो है वो एक्सपोज करने के लिए मैं दूंगा और दे रहा हूं, और इस जो भी मैंने कहा है उसका रेलिवेंट मेरे पास ऑथेंटिक एविडेंसेस है, और जहां भी ज़रूरत पड़ी तो मैं वहां पे ये प्रोड्यूस करूंगा और सबमिट करूंगा। एक और सवाल आता है कि इस स्थिति में लैंडलॉर्ड का क्या हो जाता है? लैंडलॉर्ड अभी क्योंकि एक तो बिल्डिंग का मालिक था, जी 33% खाने की आदत हो गई, जी। 30-35% खाने की। जी अगर आप लोग ये बिल्डिंग बन जाती टेनेंट लोग मिला के, जी, तो लैंडलॉर्ड का क्या है? इस बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रवि मूलचंदानी एक्सप्लेन करेंगे। 79A का जो कायदा है उसमें पहला जो अपॉर्चुनिटी दिया जाता है वो लैंडलॉर्ड को दिया जाता है कि आपकी बिल्डिंग खराब है, आप आइए आपके टेनेंट के 51% कंसेंट के साथ में और आप बिल्डिंग रीडेवलप कीजिए। बराबर, वो नहीं बनाते वो हैं। 6 महीने में अगर वो नहीं बना पाते तो ये अपॉर्चुनिटी चली जाती है हम टेनेंट्स के पास में, जहाँ पे हमको एक प्रपोज सोसाइटी विद कंसेंट ऑफ 51% टेनेंट्स हमारा प्रपोजल म्हाड़ा में देना होता है। अगर ये हम दोनों ही नहीं कर पाते हैं तो म्हाड़ा के पास में अथॉरिटी है कि वो हमारी बिल्डिंग को अक्वायर कर सकती है और रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। इसमें उनको ना टेनेंट के कंसेंट की ज़रूरत है, ना ही लैंडलॉर्ड के कंसेंट की ज़रूरत है। और जो चौथा पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द कॉम्पेंसेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। ये इस तरीके से है कि अगर बिल्डिंग छोटी है तो या तो आपको रेडी रेकनर जो वैल्यू होती है उसके ऊपर में 25% एक्सेस मिलेगा, या तो जो बिल्डिंग बनेगी जो टेनेंट्स थे या जो पुराने ऑक्यूपेंट्स थे उनको जगह क्या बोलते हैं अकोमोडेशन देने के बाद में जो सेलेबल एरिया होता है उसका 15% लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी ओनर को मिलता है। रूल है, है, कुछ तो मिलता है। लिखा है, बिल्कुल लिखा है। बराबर, ठीक है। तो ये पूरे प्रावधान सेक्शन 79A 1A 1B 1C में सब लिखा हुआ है, और स्टेच्यूटरी प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज्ड। ये अमेंडमेंट 2022 से आया है, मगर इसके अंदर जो बदलाव आना चाहिए, हम मुझे इस मंजिल तक पहुंचने में जो दिक्कत, जो अड़चनें आई है, मैंने महाराष्ट्र शासन के सामने मीडिया के ज़रिए मैंने ये एक्सपोज किया है। अगर इस पर महाराष्ट्र सरकार विचार करेगी तो महाराष्ट्र का और हमारी मुंबई, आमची मुंबई सुंदर मुंबई रहेगी। गवर्नमेंट को सब आमचा महाराष्ट्र, करने की इच्छा सुरेख महाराष्ट्र और एकदम उज्जवल महाराष्ट्र नहीं रहेगा। साहब, गवर्नमेंट को सब पता रहता है, खाली करने की इच्छा होना चाहिए। जी, समझे? टेनेंट के हिट में अगर करना हो जी। तो गवर्नमेंट के, और ये गवर्नमेंट थोड़ी खुद आके करती है, इनके जो नुमाइंदे रहते हैं E1 2 E1 स्टाफ इंजीनियर, माड़ा इंजीनियर, ये सब नेक्सस रहता है सर। ये आपको बचाने के लिए आते हैं, आप बताइए, ये आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे टेनेंट को। बात तो आपकी सही है। ये लॉ का खाली पालन कर रहे, बता रहे हैं। हाँ। बाकी बताते हैं कि भाई कैसा 50 चीज लैंडलॉर्ड को बता देंगे, 50 चीज उसको बता देंगे कि भाई तुम ऐसा करो, हम लोग लेट करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। काम करने की इच्छा स्वच्छ ये जो लॉ बनाया गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दी, पालन करने का काम तो इनका है, अधिकारियों का है। हमारा काम है कोशिश करना, शासन के सामने जो दिक्कतें आ रही है उसको बाहर लाना। तो मीडिया एक ऐसी जरिया है जो विदाउट फियर एंड फेवर काम करती है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी मीडिया को जो बिना फियर एंड फेवर के बिल्कुल पारदर्शक, दे आर कीपिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। किसी का डर नहीं, किसी का कोई पक्षपात नहीं। और महाराष्ट्र शासन में भी और हमारे भारत सरकार में भी कई मंत्री और कई ऐसे विभाग हैं जो इस तरह से काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, और शायद इसके ऊपर उनका रिसर्च भी चालू होगा। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा महाराष्ट्र शासन से, भारत सरकार से, हमारे मुंबई के लिए, पगड़ी टेनेंट के लिए, जो भी इस पर परिवर्तन करना चाहें जिससे सबको सहजता से, सरलता से सब काम पार हो। इससे जो कच्चे घरों में रहते हैं, डिमोलिशन हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, उससे बच सकते हैं। नहीं बनाते, इससे डेवलपर्स को इतना बड़ा व्यापार मिलता है। डेवलपर्स को व्यापार मिलने के साथ में महाराष्ट्र सरकार को इतनी रेवेन्यू मिलती है, असेसमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स। डेवलपर को तो पूरा खा जाना है, उसको स्टेयरकेस भी खा जाना है, लिफ्ट का एरिया भी खा जाना है, सब खा जाना है।
पूरा नेक्सस है ये, जी समझे। यहाँ पर जो परेशान होता है एक आम आदमी होता है परेशान, जी जिसको 10 करोड़, आपका घर पुराना है, आपकी दुकान पुरानी है, आज एक दुकान आपकी कीमत लेने जाओ तो ले नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं आपके लेना। बेटे नहीं ले पाएंगे, जी समझे। तो ये जो है पहले से बहुत बड़ा एक नेक्सस चलता है, इसको तोड़ना। आप जैसे लोग का, मैं तो बोलता हूँ कि आपसे मैंने प्रेरणा ली है सर, कि आप 10वीं पढ़े हो और आप सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक, और मुझे जहाँ तक लास्ट इंटरव्यू के बाद जो फीडबैक मिला है कि आप एक कुर्सी टेबल लेके बैठ गए, सैटरडे को आप सबको, संडे को सबको गाइड करते हैं अपने जी। पहले इंटरव्यू के जी बाद से जो आपने जी। नंबर दिया है। जी, मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था कि अगर कुछ भी कोई भी टेनेंट ऐसे समझते हैं कि मैं उनके लिए उचित और योग्य मार्गदर्शन दे सकता हूं, तो वो मुझे रविवार को संपर्क करें। पर उसके बाद में इतने सारे टेनेंट मेरे पास आने लगे कि मैंने सुबह 10 से 12 की बजाय ये हो रहा था कि दोपहर को 3 बजे तक और 4 बजे तक में वही सेशन चलता था। मैं बता दूं आपको, ये अभी सेवा भी करना चालू कर दिया इन्होंने, कि जो ऐसे परेशान हैं उन लोगों को मैं बताऊं, मैं गाइड करूं। मेरी कोई फीस नहीं है, हमारी फीस कुछ भी नहीं है, हम खाली हमारा एक्सपीरियंस बता रहे, काम आपको करना है। इन्होंने एक बात कही, सब एक साथ है तो ही काम होगा। देखिए पैसे के टाइम पे 38 से टेनेंट से कितने काम आ गए, ये हमेशा होता है भाई, हर टेनेंट ये लैंडलॉर्ड के बीच में। मगर इसमें खास ये बात है कि हमने बहुत सारी देखी है कि लैंडलॉर्ड लड़ जाता है कि नहीं मैं नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि उसको टावर बनाने का है। कभी कभार टेनेंट और बिल्डर जो है मिल जाते हैं, लैंडलॉर्ड लड़ जाता है। तो ये जो नेक्सस था उसका एक तोड़, उसकी एक चाबी, उसका एक सोल्यूशन है सेक्शन, महाड़ा का जो सेक्शन है 79 1A B और C, ये आप पढ़े। इसमें आपको ये अधिकार देता है कि लैंडलॉर्ड बोलता है मैं बिल्डिंग बनाने नहीं दूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा, दीवारें गिर रही है, छत गिर रही है, पानी आ रहा है, ना खुद बनाऊंगा ना बनाने दूंगा, वो कहावत है ना खुद खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आप जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने टेनेंट लोग एक साथ मिलके महाड़ा को लेटर देंगे, महाड़ा उनको बोलेगी 6 महीने में बनाओ, अगर नहीं बनाती हैं तो आप लोग को हक दिया जाएगा कि आप जो टेनेंट थे, जो बिल्डिंग के टेनेंट थे, जो पगड़ी पे थे, वो टावर बनने के बाद, वो रिपेयर होने के बाद, वो पूरा बनने के बाद आप उसके ऑटोमेटिक मालिक बन जाएंगे। तो आपका इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। भले आपको इसमें थोड़ा सा एक टेनेंट को थोड़ा सा पैसा आएगा, मगर आगे का आप देखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा है। मैं इनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जिस पत्थर ने छीनी और हथौड़ी की मार नहीं सही है वो वहाँ तक पूजी नहीं जाती। जिसने छीनी और हथौड़ी की मार नहीं सही उस पर नारियल फोड़ते हैं लोग। तो कष्ट तो सहना पड़ेगा, तभी मंजिल पे पहुँचेंगे। आप सोचेंगे मैं इसके पास जाऊँ उसके पास जाऊँ, तो खुद का ज्ञान लें, क्योंकि कहीं वकील बिक जाते हैं, कहीं कानून बिक जाता है, कहीं कानूनी अधिकारी बिक जाते हैं। मगर वही एक उम्मीद रहती है कानून की, वही खुद नॉलेज लीजिए और खुद पढ़िए और फाइट फॉर राइट, फाइट फॉर जस्टिस। मुल्चादानी साहब ने कहा कहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह हो जाता है। आप देखिए यही ऑर्डर घूम फिर के, पैसा सामने वाले ने खर्चा किया, घूम फिर के पूरा होके आखिर वो वापस रिटर्न आ गया। कोई चीज़ काम नहीं है, ना लगभग काम आई ना पैसा काम आया, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का काम, हिंदुस्तान का कानून काम है। बहुत बहुत शुक्रिया मुल्चादानी जी। खाली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि 79A के लिए जो पब्लिक फोरम्स होते हैं, पगड़ी टेनेंट जितने हैं उनका एक फोरम है, पगड़ी एक्शन कमेटी करके। उनके फोरम में हाल फिलहाल में श्री राहुल नार्वेकर जी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए भी है, जी वो पगड़ी टेनेंट्स को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करते रहे हैं, और एंड ही इज ट्राइंग टू प्रमोट मोर एंड मोर बिल्डिंग्स एंड टेनेंट्स टू कम रिगार्डिंग दिस एक्ट। कि आप इस तरह से प्रपोजल लेके महाड़ा के पास या बीएमसी के पास जाइए और अपना बिल्डिंग का पुनर्विकास। तो आप बताइए अभी जो सर, प्रॉब्लम है नार्वे साहब के पास जाइए। मैं यहाँ 2 शब्द और कहना चाहूँगा। मंगलवार के दिन, आज से 2-3 दिन पहले, मैंने सभी टेनेंट को कहा कि मैंने हमारे सक्रिय कार्यकर श्री जनक संघवी हैं हमारे सी वार्ड के, मैंने उनसे निवेदन किया था। उन्होंने कहा आप हमारे एमएलए राहुल नार्वेकर जी जो हैं, जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, उनको आके मिलिए। मैंने हमारे टेनेंट ग्रुप पे मैसेज डालने के बाद में भी मुझे किसी भी तरह का सहयोग, सहकार या सहमति नहीं प्राप्त हुई, और उन्होंने क्लियर कहा था सभी टेनेंट मिलकर आएँ। तो अगर आप लोग आपस में लड़ोगे तो कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे और लैंडलॉर्ड खा जाएगा। जहां 2 बिल्लियों को लड़ा के बंदर खा जाता है, उसी तरह लैंडलॉर्ड खा जाएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने हक के लिए लड़ते रहें। फाइट फॉर राइट, फाइट फॉर जस्टिस। थैंक यू।